कल की क्लास में आप लोगों ने क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लिया था। 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमें केवल क्रिस्टलीय पदार्थों का अध्ययन करना है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन करना है हमको। ठीक है, तो वर्गीकरण पढ़ लिए थे आप लोग। अब इसके आगे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, या दिक् जालक। इसको अंग्रेजी में कहेंगे लैटिस। ठीक, तो समझ लेते हैं जरा। जैसे आप लोग जानते हैं कि लैटिस ये जालक कहलाता है, और इसमें क्रिस्टलीय ठोस में ये क्वालिटी होती है कि घटक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस नियमित क्रम में व्यवस्थित रहने के आधार पर जो क्रम हमें त्रिविमीय क्षेत्र में प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे क्रिस्टल जालक या दिक् जालक। तो देखिए जरा, घटक कणों का त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित व्यवस्था। दिक् जालक किसको कहेंगे हम? घटक कणों की त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित व्यवस्था। और जो सबसे छोटी इकाई होगी उसको हम कहेंगे यूनिट सेल या एकक कोशिका। और इसकी पुनरावृत्ति से ही पूरे क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो जो एक डेफिनेशन और आपको समझ लेनी है वह है एकक कोशिका। एकक कोशिका, या इसका नाम होगा इकाई सेल। इकाई सेल, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे यूनिट सेल, UNITCELL। तो यूनिट सेल क्या हो जाएगी? त्रिविमीय क्षेत्र में घटक कणों की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है उसको हम कहेंगे एकक कोशिका या यूनिट सेल। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं कैसे बनाएंगे, जान लीजिए। हम क्या करेंगे, देखिए ये होता है कण, गोलीय आकृति का रहेगा। इसको मैं लिख देता हूं घटक कण। तो ये जो पॉइंट देख पा रहे हैं वह हो जाएगा उसका केंद्र, और हम केंद्र ही बनाएंगे। ठीक है बच्चों, हम किसको बनाएंगे? केंद्र को बनाएंगे। तो देखिए एक रो हम बनाते हैं जिसमें 5 कण समान दूरी पर रखकर, 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। ठीक है, अब इनके बीच में बीचों बीच एक
और रो बनाते हैं इसी की। तो आप देख पा रहे हैं नियमित क्रम हो गया ये। अब एक लाइन बनाते हैं पहले वाले की बिल्कुल सीध में, समान दूरी पर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्रिस्टल में घटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं? नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए पहले वाले के नीचे ये तीसरा वाला कण आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। एक और लाइन बना लेते हैं बीचों बीच, जिससे हमको आसानी हो जाएगी समझने में। अब ये जो कण आएंगे ये दूसरी वाली लाइन के सीध में आएंगे। ठीक, तो हमने कणों की एक नियमित क्रम व्यवस्था को बना लिया। ठीक, अब देखिए कैसे ये कण आपस में मिलेंगे। तो पहली वाली लाइन के कणों को दूसरी वाली लाइन के कणों में मिलाते हुए हम बनाएंगे। तो एक ये बन गया, देखिए, और इसको यहाँ मिला दिए। तो आप देख पा रहे हैं सभी कि ये जो हमने कण एक क्रम में व्यवस्थित किए थे उनसे मिलकर एक घनाकार आकृति का निर्माण हो गया। तो इसको हम कहेंगे इकाई सेल। इकाई सेल या एकक कोशिका। एकक कोशिका। और इसमें इसकी जो पुनरावृत्ति होगी, अब कैसे होगी इसी को हम और आगे बढ़ा के बना लेते हैं। देखिए जरा, उसी तरह से जैसे कि हमने पहले मिलाया हुआ था अभी मिला देते हैं, तो हमें इसकी पुनरावर्तित इकाई प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में पुनरावर्तित इकाई का कार्य करेंगी। पुनरावर्तित इकाई कहने का मतलब एक इकाई सेल, इसके बाद दूसरा इकाई सेल, इसके बाद तीसरा इकाई सेल, आगे बनाते हुए हम इस पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। और जब ये निर्माण हो जाएगा तो फिर ये क्रिस्टल हमें क्यूब की तरह दिखाई देगा और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्यूब है जो कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये इकाइयाँ जब अपनी पुनरावृत्ति करती हैं तो फिर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो जब ये पुनरावृत्ति होगी तो पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, जो कि देखने में अभी मैंने आपको बताया इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब मकान बनता है तो ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है तो पूरी दीवार का निर्माण हो जाता है, और इस आधार पर हम बड़ी से बड़ी क्रिस्टलीय संरचना को बना सकते हैं, किनके द्वारा? एक इकाई सेल की पुनरावृत्ति के द्वारा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम इकाई सेलों के बारे में बात करें जो कि घटक कणों की एक व्यवस्था है, तो हम पाएंगे कि ये जो इकाई सेल है इसको फिर से एक बार बना लेते हैं यहाँ पर।
देखिए ये घनी इकाई सेल हमको प्राप्त हो गई, जिसमें प्रत्येक कण कोने पर स्थित होगा। जब कोने पर स्थित होगा कण, तो कुल कण हो जाएंगे इसमें 8। ठीक है, तो इन बिंदुओं को हम कहेंगे जालक बिंदु या जालक स्थल। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, जालक बिंदु या जालक स्थल, अंग्रेजी में इसको कहेंगे लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, क्लियर हुआ इतना? और यदि हम इनमें अक्षों को बनाना चाहें तो हमको 3 अक्षें प्राप्त हो जाएंगी। आप लोग जानते हैं कि ये जो अक्ष है लेटी हुई, ये एक्स अक्ष कहलाती है, ऊपर वाली वाई और ये जेड। तो ध्यान दें, एक्स अक्ष के अनुदिश जो दूरी होगी वह ए, वाई अक्ष के अनुदिश दूरी हो जाएगी बी, और जेड अक्ष के अनुदिश दूरी हो जाएगी सी। घन में क्या होता है, घन यानी क्यूब में, क्यूब में ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों चीजें बराबर होते हैं। और अगर हम कोण के बारे में बात करें तो ए के सामने का जो कोण होगा वो होगा अल्फा, बी के सामने का कोण होगा बीटा, और सी के सामने का कोण होगा वह गामा होगा। और घन में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर होता है 90 अंश। जो घनी इकाई सेल होगी उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों 90 अंश के बराबर होंगे, और ये जो भुजाएं हैं ए बी और सी तीनों आपस में बराबर रहेंगी। तो ये जो जानकारी आपने यहाँ पर समझी, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, इनको हम कहते हैं इकाई सेल के पैरामीटर। इकाई सेल के पैरामीटर। किसी भी इकाई सेल को अगर हमें समझना है तो हमें उसमें 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो घटक कणों की स्थिति, जिसको आपने अभी अभी समझा था, और दूसरा उसके पैरामीटर ए बी सी के मान और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। ठीक, इस आधार पर हम विभिन्न इकाई सेलों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम आगे इसी आधार पर इन इकाई सेलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इकाई सेल, इकाई सेल के प्रकार। ध्यान दें जरा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घटक कणों की स्थिति की। घटक कणों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? इनको हम फ्लो डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए, पहला होगा साधारण इकाई सेल। साधारण इकाई सेल, जिसको हम कहेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल, इसमें क्या होगा, जो घटक कण हैं, घटक कण केवल कोनों पर रहेंगे, केवल कोनों पर,
और चूँकि आपके पाठ्यक्रम में घनीय इकाई सेल है तो घन में आप लोग समझ पा रहे होंगे कोने कोने होंगे, उसमें 8 होंगे। अभी बनाकर बताया था, अभी फिर से कई बार बनाएंगे तो आपको बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा होता है केंद्रित, मतलब सेंटर्ड, केंद्रित इकाई सेल, जिसको हम केंद्रित एकक कोष्ठका भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में कहेंगे सेंटर्ड, सेंटर्ड, CENTERED, यूनिट सेल। और ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 3 प्रकार की होती है। ए पार्ट में लिख लेते हैं BC। चलिए अंग्रेजी में पूरा लिखते हैं पहले। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम हिंदी में कहेंगे अंतः केंद्रित, या एक और नाम होता है इसका काय केंद्रित। काया को अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं, काया मतलब शरीर, बॉडी, ठीक। तो काय केंद्रित इकाई सेल। और दूसरा हो जाएगा फेस, FACE, फेस सेंटर्ड। अंग्रेजी को याद रखना थोड़ा आसान होता है, इसलिए पहले अंग्रेजी लिख दी है इस बार। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसको हिंदी में हम कहेंगे फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। और तीसरा होगा जिसको हम कहेंगे अंत केंद्रित। अब यहाँ अंत का मतलब हो जाएगा एंड, END, ठीक। लास्ट, फिल्म देखते हैं आप लोग, लास्ट में लिख के आता है दी एंड, वैसा ही है ये। एंड सेंटर्ड, TERED, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हिंदी इस बार मैंने पहले लिख दी है इकाई सेल, और अंग्रेजी को बाद में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका उपयोग पूरे चैप्टर में आपको आज के अलावा फिर कभी नहीं करना, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें हमें केंद्रित में बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और तीसरा एंड सेंटर्ड 3 प्रकार के मिलेंगे, जिसमें आपके ये महत्वपूर्ण है। पहला बॉडी सेंटर्ड और दूसरा फेस सेंटर्ड, ठीक है। यहाँ तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अब इनमें घटक कणों की स्थिति क्या होगी? देखिए अंतः केंद्रित में क्या होगा, घटक कण अंतः केंद्र पर भी होगा, अंतः केंद्र पर। ऊपर में लिख देता हूं घटक कण। और किसी भी बॉडी में एक ही अंतः केंद्र होता है। जैसे कि अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो हमारे शरीर का केंद्र होता है हमारी नाभि, ठीक है, और वो एक ही है। तो अंतः केंद्र एक होगा, वहाँ पर एक कण मौजूद रहेगा, वो क्या बन जाएगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि इस तरफ जो जितने भी आप पढ़ेंगे उसमें ये वाली क्वालिटी तो रहेगी ही रहेगी, यानी घटक कण कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको भी यहाँ समझ लेते हैं, घटक कण कोनों के साथ, ठीक है, अंतः केंद्र पर। इसी तरह से फलक वाले में क्या हो जाएगा? कोनों के साथ
फलकों के केंद्र पर। अब यहाँ फलकों लिखा क्योंकि फलक एक से ज़्यादा होते हैं। आप देखिए जिस कमरे में बैठे हैं आप, 6 फलक हैं। सब लोग जरा मेरे साथ काउंट कर लेंगे। 4 तो दीवारें हो गई, चारों तरफ देख लो जरा। एक हो गई छत, 5वां, 6वां हो गया फर्श जिस पे आप बैठे हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में जो सामान्यतः आपके पाठ्यक्रम है उसमें फलक 6 रहेंगे, ठीक है। और अंतः केंद्र में क्या होगा कि जो यूनिट सेल है वो कैसे बनेगा, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त घटक कण परस्पर विपरीत फलकों के केंद्र पर। अब परस्पर विपरीत मतलब आमने सामने के, जैसे कि कमरे में फिर से देख लो जरा एक बार। छत में एक सेंटर पे रखना है कण और दूसरा फर्श पे रखना है, बाकी दीवारों पर नहीं रखना है, ठीक। तो इस आधार पर ये 2 बन गए फलक, एक तो छत हो गया हमारा, दूसरा हो गया फर्श। तो कणों की स्थिति के आधार पर इतनी यूनिट सेल होंगी। क्लियर हो गया। कणों की स्थिति क्या होगी, पहले वाले में साधारण में क्या होगा, केवल कोने पर रहेंगे, और इन केंद्रित वाले में क्या होगा, कोने के साथ साथ घटक कण इनके केंद्रों पर भी रहेंगे। तो जैसा नाम वैसा ही उसका काम हो जाएगा। बॉडी सेंटर में अंतः केंद्र पर एक ही होता है अंतः केंद्र, तो एक पूरा का पूरा कण वहाँ रहेगा। फलक केंद्रित में क्या होगा, कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर एक एक कण रहेगा। अब देखिए कितना वो उसके भीतर है कितना बाहर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पर। अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करके समझते हैं। साधारण इकाई सेल, साधारण इकाई सेल, अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, कुछ देर पहले लिखी आपने, सिंपल या प्रिमिटिव। अब इसमें क्या होगा, घटक कण केवल कोनों पर, ठीक। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। साधारण घनीय इकाई सेल, इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक CUBIC यूनिट सेल, ठीक। तो कुछ देर पहले बनाया था, फिर से बना लेते हैं एक बार। ये हमने सिंपल घनी सेल बनाई जिसमें घटक कण कहाँ रखना है हमको, केवल और केवल कहाँ पर, कोने पर। देखो 8 हो गए, गिन लेते हैं, एक बार गिनती की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 ये नीचे। अब अगर हम देखें तो क्या ये पूरा कण कोने पर है, कितना कण इस यूनिट सेल के भीतर आया, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम फिर से बनाते हैं, जो कि हमने एक वर्गाकार आकृति बना दी। और हम देखें जरा इसमें, ये जानने की कोशिश करें कि ये इसमें कितना गोला आएगा। एक हमने गोलाकार आकृति इसके कोने पर रख दी। तो देखिए
अब यहाँ पर जो कण रखा होगा, चलो इसको ही हम बड़ा करके बनाते हैं, फिर उसका एक भाग अलग से ये आप इसकी परिकल्पना कीजिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देख पा रहे हैं कि ये वाला भाग आधा तो बिल्कुल बाहर है ही है। तो देखिए आधा गोला जब बाहर है तो बाकी आधे वाले भाग में ही वह यूनिट सेल बन रही है। तो अब देखें जरा, ये केवल इतना ही भाग तो इसके अंदर होगा, बाकी बाहर है। तो कितना भाग एक यूनिट सेल में है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इस जो आधा गोला बचा है इसका कोण होगा 2 पाई, मतलब 360 अंश। आधे गोले का, पूरे का होगा 4 पाई। मात्रक होता है स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। अब ये जो वर्ग बनता है तो यहाँ एंगल कितना आएगा, 90 अंश आएगा। तो देखिए आधे गोले द्वारा घन में समाहित भाग, तो एक ये कोण होता है 90 और टोटल कितना है 360। तो आप समझ पा रहे होंगे 1/4। तो जब आधे गोले में 1/4 भाग प्रवेश कर पाया तो पूरे गोले में आधा कैसा होता है, पूरे का आधा होता है। तो संपूर्ण गोले यानी कि कण का इकाई सेल, या करके हमने लिख दिया कोने पर प्रविष्ट भाग बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 1/4 यानी 1/8। कि यहाँ भले ही पूरा एक कण रखा है लेकिन वह पूरा का पूरा कण इस यूनिट सेल में नहीं आ पाया, बल्कि उसका 1/8 भाग इस यूनिट सेल के अंदर है, बाकी कहीं दूसरी जगह है, इसमें नहीं है, कहीं और है। समझ में आ गया कि जो कोने पर कण रखा हुआ है वह पूरा का पूरा कण इस इकाई सेल के भीतर नहीं है, बल्कि उसका 1/8 भाग इस इकाई सेल में घुसा हुआ है, बल्कि बाकी का भाग इसके अंदर नहीं है, कहाँ है, बाहर है। तो ये जो टोटल बना, इतना हिस्सा जो इसके अंदर प्रवेश कर गया है, ये है 1/8। ठीक। तो अब देखिए टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। तो सभी में 1/8, 1/8 सब में इसके अंदर घुसा 1/8 भाग। तो अगर हम कहें कि इस इकाई सेल में कुल कितना कण है, तो इन सबको जोड़ दो। तो 1/8 को आप 8 बार जोड़ेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। क्लियर हुआ। तो अब आप ध्यान दीजिए, साधारण घनीय सेल, साधारण घनीय सेल में प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या बराबर 1/8 धन 1/8 धन 1/8। कहाँ तक जोड़ना है, 8 बार। तो हमको क्या मिलेगा, 1/8 गुणा 8 यानी कि 1। और इसको हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 1/8 क्या है, कोने के कण का योगदान, जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग कोई छोटी सी पार्टी मनाना चाहते हैं समोसे और कोल्ड ड्रिंक की, तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना। मान लो 10 लोग हैं, 20-20 रुपये इकट्ठे करेंगे तो 200 इकट्ठे हो जाएंगे, समोसे भी आ जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी और उसका मज़ा भी ले पाएंगे। ठीक। तो इस वजह से कोने के कण का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन गुणा कोनों की संख्या
तो ये जो फॉर्मूला है आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आया कहाँ से इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अब साधारण घनी सेल में प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या हो गई 1, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसका एक और नाम होता है रैंक ऑफ, अब साधारण घनी है, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। बताइए समझ में आ गया? आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।